परमात्मा ने मौका दिया तो मैडम इसको इतना सुंदर बना देंगे कि दिल्ली वाले भी रिश्ते पहले सफेदों मांगे क्या करेंगे। सरला कोहली जी, सर देख सकते हैं आप सालों से कह रहे हैं बन रहा है, बनाएंगे, करेंगे, उद्घाटन भी किया, लेकिन आज भी अगर जाकर देखो तो वो हालात वहीं के वहीं हैं। इस चीज़ का जिम्मेवार किसे मानते हैं सर आप? कि मैं इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करता, कुछ लोग इससे परेशानी में आ जाएंगे। कितनी बेटियां कि थोड़े थोड़े जोश में आकर के उनको कहीं छोड़ देते हैं, कहीं कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। भाई मेरा वादा है कि 1 साल के अंदर अंदर मेरी रिकॉर्डिंग है, वो एक भी बेटी का मुकदमे वापस करा के वो मेरा अपना तरीका। किसी भी बेटी को मेरा प्राथमिकता रहेगी कि उनके माँ बाप को जो टेंशन होती है बेटियों की बाबत, वो मैं रहने नहीं दूंगा। वो मेरा वादा है, मैंने उस समय भी ये कहा था। बीजेपी के ही लोग हैं, आज अनेक चेहरे आज उठ चुके हैं इस टिकट को लेकर। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये शुरू हो चुका है कि पता नहीं अब की बार कौन सा जादू करेंगे बच्चन सिंह आर्य जी, कहीं उन्हें टिकट ना मिल जाए। ऐसी कौन से जादू की छड़ी घुमाएंगे बच्चन सिंह आर्य जी, उन्हें टिकट ना मिल जाए। ये डर सबको सता रहा है, सब कहीं ना कहीं भयभीत है कि अब की बार टिकट बच्चन सिंह आर्य जी ना ले जाए। और सर दूसरा सवाल मैं इसी के साथ आपको ना जोड़ती हूँ कि कितना % आपको विश्वास है कि आपको टिकट मिलेगी, और बाई चांस अगर टिकट नहीं मिलती है, क्या बच्चन सिंह आर्य निर्दलीय लड़ेंगे? क्यों रह जाते हैं? रहने का कारण क्या है? कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं। अब भी थोड़ी सी क्या है, 3500-3600 वोट, अगर 1800 वोट उधर से इधर आ जाते तो ये परिस्थितियां होती हैं। कुछ समीकरण हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी बीच में कैंडिडेट आ गए जो कि वो मेरे ही वोट थे। 54,000 वोट कोई थोड़ा वोट नहीं होता। जो बीजेपी के टिकट तो पहले भी होते रहे, इससे पहले भी होया, कभी भी 54 के नज़दीक नहीं लगा, 50 के नज़दीक भी नहीं लगे, 40 के नज़दीक भी नहीं लगा। नमस्कार, मैं हूं उन्नी शर्मा स्वास्तिक न्यूज से, और आप जानते हैं चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। 2024 लगते ही हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री। ये सवाल पूरे भारत देश के अंदर गूंज रहे हैं। परंतु आज मैं आपको सफेदो हल्के की बात करने लेके जा रही हूँ। मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ। जी हाँ, ऐसी शख्सियत से हम बातचीत करेंगे जो करते हैं मीटिंग, मासिक मीटिंग, लेकिन जब हम उनकी मीटिंग देखने जाते हैं तो भीड़ का आलम कुछ ऐसा होता है कि वो रैली का रूप धारण कर लेती हैं। हम भी देखकर बहुत हैरान थे। और 2019 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा और कुछ चंद वोटों की वजह से वो रह गए थे। और आज मेरी इन बातों से हमारे दर्शक समझ चुके होंगे मैं आखिर किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम जोड़ने वाले हैं जो पूर्व कांग्रेस से भी मंत्री रह चुके हैं और आज बीजेपी के एक उभरता हुआ एक चेहरा है, जिन्हें पिछली बार बीजेपी ने बड़े गर्व के साथ टिकट भी मिली और अब की बार फिर से वो, आज मैं बता दूं कि अगर इस रेस की बात करूं तो सबसे आगे दिखने वाला प्रथम चेहरा है बच्चन सिंह आर्य जी। जी हाँ, हम जुड़ चुके हैं बच्चन सिंह आर्य जी से, बातचीत करेंगे उनसे और राजनीति के बारे में मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी। लेकिन प्रथम जो सफेदों की सबसे बड़ी दिक्कत है मैं आपको बता दूं, अगर आज की बात करें, आज भी हमारे इस सफेदों शहर को गांव के नाम से पुकारा जाता है। आज की समस्या है, हमारे साथ कुछ पेरेंट्स जुड़े जिनका ये कहना था कि आखिर सफेदों में विकास कब होगा, आखिर ऐसा कौन सा नेता आएगा कि सफेदों का विकास होगा। आप जानना चाहेंगे क्यों? जिस प्रश्न का भी मैं आपको उत्तर दूंगी। उत्तर ये है सर कि जब कोई रिश्ता आता है, बड़े शहर से छोटे शहर में रिश्ता आता है, तो सबसे पहले सब कुछ पसंद आ जाता है, लेकिन लोग कहते हैं जी हम उस गांव में अपनी लड़की की शादी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जी हाँ, आज भी कहीं ना कहीं बड़े शहरों के अगर हम कंपेयर करते हैं तो सफेदों एक गाँव कहलाता है, एक देहात कहलाता है। क्यों? आखिर इतना विकास सफेदों में क्यों नहीं हो पाया कि आज भी सफेदों को बाहर के लोग गांव ही क्यों कहते हैं? आखिर अब तक आज तक क्या त्रुटियां रही कि सफेदों का विकास नहीं हो पाया? इसी चीज को लेकर जुड़ते हैं बच्चन सिंह आर्य जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका आर्य सदन में। मेरे से आप आए हो मिलने और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। सर अभी मैंने एक प्रश्न करा कि जब आपकी बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो रैली का रूप धारण करते हैं, आपको संपूर्ण जन समुदाय का बहुत प्यार मिलता है। मैं अगर पिछली चुनाव की बात करूं 2019 की, तो आप चंद वोटों से कुछ पीछे रह गए थे कि उसका क्या कारण आप मानते हैं? और उसके साथ एक प्रश्न और जोड़ूंगा सर, आज क्या लगता है सफेदों के विकास को लेकर? आज भी सफेदों गाँव क्यों कहलाता है, शहर क्यों नहीं? क्या ऐसी कमी रह गई इस विकास में? पहली बात तो आपने जिक्र किया कि आपकी जो मीटिंग होती है, जैसे 32 वर्षों से पहली तारीख की मीटिंग है और आप देखते भी हो,
बड़ा अच्छा चैनल आपका, और निष्पक्ष चैनलों में आपका चैनल गिना जाता है, गिनती में आता है सफेदों में। ये सही है, हर पहली तारीख को मीटिंग, उसमें हम कोई भी ऐसी गाड़ी साधन कुछ नहीं भेजते, और अपनी मर्जी से लोग प्यार से और अपनेपन में हर पहली तारीख को यहाँ पर कभी 1000, 1500, 2000 आदमी इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। ये आपस का प्यार है। इकट्ठे किस लिए कैसे होते हैं? मैं एक जाति का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं 36 बिरादरी को राजनीति में बराबर लेकर के चलता हूँ, इसलिए वो मेरे को सम दृष्टि से देखते हैं। और जहाँ तक मीटिंग तो सभी कामयाब होती हैं, और इस मीटिंग ने ही 2 बार मेरे को सफेदों का विधायक भी तो बनाया है, मंत्री भी बनाया है। और एक बार तो इन्हीं मीटिंग ने, जब कांग्रेस की बहुत बड़ी आंधी थी, जिसमें मैडम आपको काफ़ी नॉलेज है, 67 सीट आई थी, 67 2004-05 में मेरा टिकट कट गया था। इसी भीड़ ने इकट्ठे होकर के पंचायत का फैसला करके यहाँ से उठा कर ले गए, और कई हज़ार की भीड़ सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में इकट्ठी होगी और चुनाव लड़ाया। और उस आंधी में भी एक कैंडिडेट से 17,000 से, दूसरे से 27,000, कुछ 28,000 के आसपास से जीत दिलाई थी। तो ये भीड़ ही लोगों का। और फिर क्यों रह जाते हैं? रहने का कारण क्या? कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं। अब भी थोड़ी सी क्या है, 3500-3600 वोट, अगर 1800 वोट उधर से इधर आ जाते तो ये परिस्थितियां होती हैं, कुछ समीकरण हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी बीच में कैंडिडेट आ गए जो कि वो मेरे ही वोट थे, तो कम से कम 16-17 हज़ार वोट ऐसे चले गए मेरे, जो उन पर बीच से जो मेरे पाने थे वो समीकरण बन गए, समीकरण के हिसाब से हो गए। नहीं तो 54,000 वोट कोई थोड़ा वोट नहीं होता। जो बीजेपी के टिकट तो पहले भी होते रहे, इससे पहले भी होया, कभी भी 54 के नज़दीक नहीं लगा, 50 के नज़दीक भी नहीं लगे, 40 के नज़दीक भी नहीं लगा। तो इतने वोट दिए हैं, और 36 बिरादरी ने दिए हैं, सिख समाज से लेकर के व्यापारी समाज, ब्राह्मण, SC BC, बैकवर्ड, हिंदू मुसलमान सभी मिलकर के मेरा अपना अपना मानते हैं। और समीकरण के उसके कई बार ये बात हो जाती है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि विकास की, जितनी बार मैं बना उतनी बार कोई न कोई नई बात मैंने की है। यहाँ जैसे कल ही 26 जनवरी पर प्रोग्राम हो रहा था रामलीला ग्राउंड में, आप गेट में जाओगे तो वहाँ बचन सिंह आर्य का पत्थर लगा हुआ है, जी, मैंने देखा था। आपने देखा है? तो वहाँ पर रुड़ियाँ पड़ी होती थी, कुर्डियाँ पड़ी होती थी। मैं वहाँ से निकला पुरानी तहसील के आगे, ये क्या, मैंने उस समय एकदम से यहाँ पर मंजूर करा करके, कैसा बढ़िया रामलीला ग्राउंड अब वहाँ पर है। वहाँ का गेट भी, वहाँ का प्रिंसिपल कहने लगा जी ये दीवार लगती है, कभी हम भी बरत लेंगे। प्रशासन ने कहा कि ना जी इसमें गेट नहीं बनका, नहीं, हम बच्चों के लिए, सब हमारे नागरिकों के लिए है। वहाँ से गेट भी खुलवा रखा है, अब भी है वो वर्तमान में। मैंने जब दोबारा बना तो हुड्डा सेक्टर भी मैंने यहाँ पर वो करके, हुड्डा सेक्टर जो अब बिकने लग रहे हैं, बनने लग रहे हैं, उसके बाद धीमी गति होगी थी। और ये हुड्डा सेक्टर भी 3 सेक्टर मैंने कटवा रखे हैं यहाँ पर, उस समय की सरकार में जब दूसरी बार में बना था। और आपका जो ये देख रहे हैं बहुत बड़ा स्टेडियम, कोई स्टेडियम नहीं था। मैं जब विधायक था तो उस टाइम पे ये बना था। और ये बाईपास आप देख रहे हो, कितनी चीज़ें, नगर पालिका का छोटा सा वो था, उस समय इसको भी बढ़ा करके हॉस्पिटल का दर्जा भी ऑन रिकॉर्ड है। ये चीज़ें, कितनी चीज़ें गिनवाऊंगा तो आपका चैनल का समय इसी पे पूरा हो जाएगा। मतलब जितना भी हो सका, मगर बीच बीच में मेरे को झटके लगते रहे। ये ठीक है कि मैं स्थायी राजनीति करता हूँ, अपनी जन्मभूमि के उद्धार के लिए, सफेदों के विकास और तरक्की के लिए मैं लगातार चुनाव लड़ता हूँ। अब की बार थोड़ी सी कसर रहेगी। आदरणीय अमित शाह जी ने ज्वाइन करा था, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी ने मेरे को टिकट दिया था। अगर ये कसर पूरी हो जाती तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे मंत्री बनाती। और इतना काम करते थे, तजर्बा भी हुआ कि सफेदों को कोई ग्रामीण इलाका नहीं कहता। जो व्यापारी बीच में यहाँ से छोड़ करके पानीपत और दिल्ली की तरफ किसी वजह से चले गए, उतना काम करते कि वापिस आ जाते। और अब इस सरकार में भी 3800 एकड़ ज़मीन
पिल्लू खेड़ा के पास जो ये हमारा 152 इस पर है जो है, वहाँ पर हुआ, उसमें विकास होगा। मैं करसिंधु के पास भी मेरी डिमांड है, इधर पानीपत के नज़दीक लगता है कि कभी इंडस्ट्री एरिया यहाँ पर बनवाएंगे। परमात्मा ने मौका दिया तो मैडम इसको इतना सुंदर बना देंगे कि दिल्ली वाले भी रिश्ते पहले सफेदों मांगे क्या करेंगे। बिल्कुल सर, आई होप सो कि ऐसा ही हो, हमारे सफेदों का विकास हो। सर एक छोटा सा प्रश्न मैं करूंगी, पहले आप कांग्रेस से नेता रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो मद्देनजर जो रास्ता आपने पार किया, या कांग्रेस और बीजेपी में आप आए, दोनों सरकार की देखी आपने रणनीतियाँ, तो क्या लगा कि आपको कांग्रेस से बीजेपी में कुछ ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने बीजेपी ज्वाइन की? सर अब लोग ज्वाइन करने लग रहे हैं बीजेपी को। बहुत बड़े चौधरी भजनलाल जी एक बहुत बड़े लीडर हुए, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनके। मंत्रिमंडल में 6 पोर्टफोलियो रखे, उनका एहसानमंद हो। उनके बेटे कुलदीप जी ने, हमारे साथी ने भी फिर बाद में ज्वाइन किया है। अभी अशोक तंवर जी ने भी, जो प्रधान था हरियाणा का और कांग्रेस में रहे, सांसद रहे, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बेटे के अच्छे दोस्त हैं अशोक के, और अच्छे वो है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। मेरे को तो परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी थी कि जब चुनाव लोकसभा का था उससे पहले सोनीपत में आदरणीय अमित शाह जी ने मेरे को ज्वाइन करा दिया था। बहुत सी चीज़ें थी, कुछ समय का फेर था, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, राष्ट्र प्रेम की बात और विकास और तरक्की की बात। और मुझे ये भी लगा कि मेरे इलाके की तरक्की सरकार आएगी और मैं ज़्यादा बीजेपी की सरकार में और उनकी नीतियों के आधार पर ही ज़्यादा अपने इलाके की, जो आप चाह रहे हो, जो आपकी तरफ है, जो आपका पर्सन है, कि वो बीजेपी में आकर के मैं चुनाव जीतूं और जीत करके मैं अपने इलाके को बहुत सुंदर बना दूं कि जैसे कनॉट पैलेस दिल्ली का, क्यों नहीं ऐसा बना दें। हाँ, ये थी बात। सर अभी चुनाव शुरू होने वाले जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के ही लोग हैं, आज अनेक चेहरे आज उठ चुके हैं इस टिकट को लेकर। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये शुरू हो चुका है कि पता नहीं अब की बार कौन सा जादू करेंगे बच्चन सिंह आर्य जी, कहीं उन्हें टिकट ना मिल जाए, ऐसी कौन से जादू की छड़ी घुमाएंगे बच्चन सिंह आर्य जी, उन्हें टिकट ना मिल जाए। ये डर सबको सता रहा है, सब कहीं ना कहीं भयभीत है कि अब की बार टिकट बच्चन सिंह आर्य जी ना ले जाए। और सर दूसरा सवाल मैं इसी के साथ आपको ना जोड़ती हूँ कि कितना % आपको विश्वास है कि आपको टिकट मिलेगी, और बाई चांस अगर टिकट नहीं मिलती है, क्या बच्चन सिंह आर्य निर्दलीय लड़ेंगे? मैडम अभी तो विधानसभा की तो बात बहुत, अभी 7-8 महीने बाकी हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ को, जीवन की भी एक शैली है कि हम अगर वर्तमान में जिए और जो बीती हुई बात है जिसको प्रारब्ध कहते हैं या भूतकाल कहते हैं, उस पर ही ज़्यादा विचार करते रहें तो बहुत टेंशन होती है, और भविष्य के बारे में भी कल्पनाएं बनाते रहें तब भी तनाव मुक्त जीवन नहीं रहता है। जीवन की भी एक शैली है कि हम वर्तमान में प्रसन्नचित होकर के अपना कर्म करते रहें, उसमें बड़ा आनंद है। अभी तो लोकसभा की बात है, अभी 1.5-2 महीने के बाद, 2 महीने बाद हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। मैं जीवन में भी एक थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो जीवन को भी मैं इसी तरह से जीता हूँ कि वर्तमान और पल पल के लिए जीवन को जिए। तो अभी हम लोकसभा की बात करेंगे। अभी तो विकास पुरुष जो भारत को विकसित देशों की गिनती में लाना चाह रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक सफल प्रधानमंत्री भी हैं, और एक आध्यात्म ज्योति भी उनके अंदर महसूस होती है जो इस साइंस को जानते हैं। तो अभी तो उनको फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और सिर्फ इसी की बात है। हम सभी मिलकर के जितने साथी हैं, सभी का यही है कि पहले हम लोकसभा को जिताएं, उसके बाद जब विधानसभा की बात है तो फिर मैदान में आएंगे तो फिर देख लेंगे, जो प्रभु करेगा, जो अस्तित्व करेगा, जो परमात्मा और गॉड करेगा, फिर उस समय जो होगा वो विचार कर लेंगे। अच्छा सर, सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है, अब मैं अपने सफेदों की बात करूंगी, सड़कों की बात करूंगी, जहां जाते हैं गड्ढे। सर इतनी गंदगी मैं देखती हूँ। देखिए अगर डीएवी रोड देखे तो सर स्कूल है, डीएवी एक माना जाना स्कूल है, लेकिन रोड की हालत आप देख सकते हैं, इतने खस्ता हाल है। अगर बारिश आ जाए सर तो एक्सीडेंट होने के 100% खतरे हैं। सब्जी मंडी रोड देख लीजिए, सरला कॉलेज सर देख सकते हैं आप, सालों से कह रहे हैं बन रहा है, बनाएंगे, करेंगे, उद्घाटन भी किया, लेकिन आज भी अगर जाकर देखो तो वो हालात वहीं के वहीं है। इस चीज़ का जिम्मेवार किसे मानते हैं सर आप? इसमें कई चीज़ें हैं एकदम, जो मुझे, हालांकि मैं इस विषय पे ज़्यादा बात नहीं करता, कुछ लोग इससे परेशानी में आ जाएंगे।
ये जो कॉलेज वाला रोड है मैंने देखा था, अभी मैं जा रहा था, जो बनना शुरू हुआ तो मेरे को लगा कि अच्छा है। मैं तो पहली बार उधर के, वो भी हमने, खाली मैंने नहीं अकेले ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हम बुलवाए थे और उसमें 4 के करीब साथी थे जिनके नाम आए थे, हम गए थे और अधिकारियों को कहा था भी इनकी बात को आप पूरा, हमने शहर के लिए और बात करी थी। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी पेंडिंग है, यहाँ बहुत वो है, अभी हम ज़्यादा मोटी ग्रांट नहीं दे सकते जब तक वो क्लियर नहीं होती। हमने विशेष तौर पर कि वो लड़कियों का कॉलेज है, एक बहुत बड़ा अच्छा अधिकारी था, सेक्रेटरी कमिश्नर वगैरह, उसने कहा भाई ये तो ज़रूर दो। उन्होंने ये ग्रांट दी थी, वो बढ़ने लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा सुंदर बनेगा। और जैसे आपने कलीराम डीएवी की बात की, ये भी उस समय पर जब बना था तो उस समय के भी हमें इसके उसमें थे आप, क्योंकि मैं आर्य समाजी हूँ, उस समय हमारे दरबारी लाल आहूजा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मेरे मित्र थे। रामनाथ सहगल जी महासचिव थे पूरे वर्ल्ड डीएवी के, वो भी यहाँ पर आए थे। और जब यह शाला बनी उसमें भी आदरणीय पूनम सूरी जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डीएवी के, उस समय वो सेक्रेटरी थे। मेरा उनका पत्थर का भी डीएवी में यशाला में जाओगे तो वो लगा हुआ आपको दिखाई देगा। तो अपने समय में कोशिश की, परमात्मा फिर मौका देगा तो इसको ऐसा सुंदर क्लीन बना देंगे, कति पूर्ण विश्वास हमें आपका सबका सहयोग लेगा। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि मुझे अगर आगे मौका मिलता है तो ऐसा क्या आप करना चाहेंगे, ऐसा क्या जनता विश्वास करे? जैसे सर आप जानते हैं जब भी कोई नेता आता है दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जैसे वो कुर्सी मिल जाती है, अपना पद मिल जाता है, तो वो दावे ढेर भी हो जाते हैं। बच्चन सिंह आर्य का सफीदों को लेकर एक नया सपना जैसे आपने चुना है, दिल्ली से बढ़कर ऐसा सफीदों बनाएंगे। एक मेन बात, अगर आप सत्ता में आते हैं, आप विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले ऐसा क्या विकास करना चाहेंगे सफीदों को जो आपको अभी तक खलता है कि ये सबसे पहला होना चाहिए? मेरा सबसे ठीक है ये 3800 एकड़ की बात उधर ही है, इसमें भी बहुत प्रसन्नता है, हमारा उधर का बहुत विकास होगा इससे। मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि पानीपत के नज़दीक लगता है हमारा करसिंधु गांव जो शुरू होता है विधानसभा सफीदों। मैं इसको जैसे गेटवे ऑफ, कई बार बम्बई जाने का मौका मिलता है तो गेटवे ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, समुद्र के किनारे पर हैं, और मैं इसको गेटवे ऑफ सफीदों बोलता हूँ क्योंकि पानीपत से इधर आते हैं और पानीपत हब है। मैं यूरोप टूर पर गया, जर्मनी में, मैंने वहाँ पर ट्रेड फेयर लगी हुई थी तो जर्मनी में जब हुए थे देखने के लिए मैं गया, वहाँ के कंबल देखे और चीज़ें देखी तो मेड इन इंडिया पानीपत हरियाणा, मुझे अच्छा लगा। और स्टॉल देखे, मेरे साथी थे, तो मुझे लगा अरे पानीपत कितनी हजारों फैक्ट्रियां हैं कि मेरा ये तमन्ना है कि एक और इंडस्ट्री एरिया और फ्री जोन इधर से हो और फिर सैकड़ों फैक्ट्रियां आएंगी। उधर ज़्यादा क्यों आएंगी? क्योंकि पानीपत के नज़दीक लगता है, पानीपत जीटी रोड के साथ है और दिल्ली के साथ है। तो मेरा ये सबसे बड़ा ये सपना कभी मैं कराऊंगा तो कई हजार बच्चों को रोजगार मिलेगा। और भी करेंगे काम, मगर ये है, मैंने अभी मेरे पास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था मगर मैं चुनाव नहीं जीत पाया तो फिर ज़्यादा सा अधिकार नहीं समझा, लिख के मैंने दिया था, वो नहीं हो पाया। उम्मीद है कि करे सरकार, नहीं तो चुनाव जीत करके मेरा पहला ये है कि मैं इंडस्ट्री एरिया और जोन फ्री इत्यादि में यहाँ पर कराऊं जिससे कि बहुत मेरे इलाके का विकास हो। सर अभी मुआना की बात करें तो कुछ दिन पहले मुआना में नेता पहुंचे, सब लोग पहुंचे, हालात ऐसे थे, क्या लगता है अगर आपकी सरकार आ जाती तो क्या मुआना कुछ ऐसा होता? मुआना में बहुत बड़ा गांव है, बहुत कुछ करते करते भी बाकी रह जाता है। समय के हिसाब से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। अपने समय पे इतना कुछ कराया कि मैं गिनवाने लगूं तो वो बहुत कुछ है, मगर अब भी बाकी है। तो वो तो एक कमेटी होती है जिसमें सभी पार्टी के विधायक होते हैं। कभी भी किसी गांव का निरीक्षण, वो समिति, मैं 2 बार विधानसभा में रहा हूँ, कभी भी जाकर के कोई समिति किसी भी गांव में जाकर के देखती है और वो अपनी बात करती है।
उसमें पक्ष विपक्ष के सभी पार्टियों के विधायक होते हैं मिलीजुली, उनको अधिकार भी होते हैं, वो रिपोर्ट भी अपना विधानसभा के स्पीकर को करते हैं। उन्होंने कोई कमी लगी होगी तो अच्छी बात है, उन्होंने स्पीकर साहब को रिपोर्ट की होगी तो अच्छी बात है, और वो स्पीकर साहब सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करेंगे और हमारा और काम में उसमें सुधार होगा, अच्छी बात है, चलता रहेगा। और खाली मुआने की बात नहीं, सिंघाना भी है और छोटे गांव भी है, वहाँ भी वो रहते हैं, इंसान रहते हैं, सभी गांव को लेकर के हम चल रहे हैं। बस ये थोड़ी कसर रही तो और ज़्यादा, अब तक में हम कोई कसर इतनी नहीं रहने देते जितनी बात अब चलती है। सर बेटियों की बात आती है तो बेटियों को बड़ा प्रोत्साहन करते हैं, जब कोई बेटी जीत कर आती है या बेटी को कोई भी कमी महसूस होती है, तो हमने तो ये तक भी सुना है कि अगर कोई बेटी ससुराल के पीड़ित से दुख है तो सर सबसे पहले उस बेटी की सुनते हैं, बेटियों को सर्वप्रथम सर ने रखा है। सर अगर आप जीत जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, तो बेटियों के लिए सबसे स्पेशल क्या करना चाहेंगे, सबसे अलग क्या करना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, आपका तो पूछना यही सब है कि भाई अगर आप बनते हैं, मगर मेरे पास अगर शब्द है नहीं क्योंकि जैसा मन के जीते जीत है, मन के हारे कहे कबीर पी पाइए मन की ही प्रतीत। तो आप विदुषी हैं और शब्दों को समझते हैं कहने से पहले ही कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि जनता चुनाव जिताएगी। अभी तो लोकसभा जीतना हमने, और जीत करके जहाँ तक बेटियों की बात है वो अब भी, ये आपने ठीक सुना है कि मैंने कभी भी बेटियों के खिलाफ कोई निर्णय लिया, चाहे कितना नहीं लिया, कितना ही दबाव हुआ है, चाहे वो कोई बेटी मेरे बिना वोट देने वाले की है, मेरे विरोधी की है और उसके साथ अन्याय है और वोट देने वाला का बेटा न्याय कर रहा है, तो मैंने अपने धर्म की पालना की है। मैंने हमेशा बेटी का साथ दिया। जब मैं किसी बेटी को दुखी देखता हूँ तो मुझे अपनी बेटियों के चेहरे दिखाई देते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, राजनीति ढंग से भी, राजनीति से ऊपर उठ कर के भी, मेरी अपनी क्षमता के अनुसार, मैं गौ प्रेमी भी हूँ और लोग भी हैं, सभी होते होंगे, वो हैं। और बेटियों के प्रति तो मेरा भाव ये है, मैंने तो ये कह दिया था उस समय की पुरानी मंडी में बहुत बड़ा प्रोग्राम था चुनाव से पहले कि कितनी बेटियां की थोड़े थोड़े जोश में आकर के उनको कहीं छोड़ देते हैं, कहीं कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। भाई मेरा वादा है कि 1 साल के अंदर अंदर, मेरी रिकॉर्डिंग है वो, आप चुनाव जीतवाओ, वजीर तो ऊपर से अपने आप पार्टी बना देगी, कर देगी, उम्मीद है मुझे। पहले भी रहा हूँ जब मैं 34-35 वर्ष का था। एक भी बेटी का मुकदमे वापस करा के, वो मेरा अपना तरीका, किसी भी बेटी को मेरा प्राथमिकता रहेगी कि उनके माँ बाप को जो टेंशन होती है बेटियों की बाबत, वो मैं रहने नहीं दूंगा। वो मेरा वादा है। मैंने उस समय भी ये कहा था, पहले भी बहुत फैसले किए, अगर मैं गिनवाऊँ जब मैं मंत्री था। तो ये आपने इसलिए सुना कि वो पुराने लोग इस बात का जिक्र करते हैं। और ये धर्म भी है, यही धर्म है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो भी अपने अच्छे हैं संप्रदाय, मगर जो इंसान किसी सिद्धांत को लेकर चलते हैं तो उसी को धर्म कहा जाता है।